सोशल एम्बेरसमेंट की वजह से लोग अक्सर जो है थोड़ा सा या तो लेट प्रेजेंट करते हैं। तो अगर मर्दों की ब्रेस्ट की शेप फीमेल की ब्रेस्ट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फॉर एनी रीजन, तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। तब भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैट, तो तब भी एक गायनेकोमेस्टिया हो सकता है दैट, क्योंकि आपका जो ग्लैंड है वो जब हाइपरट्रॉफी हो जाता है, एक दफा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो वो फिर किसी क्रीम से किसी लोशन से श्रिंक नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस नबील अहमद और आज हम मौजूद हैं आईयूएस एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में। ये हमारी सेकंड पॉडकास्ट है। इससे पहले हमने जो पॉडकास्ट करी थी वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर करी थी। काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी। जो पहला हमारा सेशन था वो भी डॉक्टर AR कुरैशी के साथ था हमारा। सेकंड में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि डॉक्टर साहब ने खुद रिकमेंड किया है गायनेकोमेस्टिया के हवाले से। तो पहले आप थोड़ा सा दोबारा से हल्का सा एक इंट्रो दे दें जो पहली बार आपको देख रहे हैं, ताकि वो आपको जान सकें जी। इससे हम थोड़ा कंसाइज कर लेंगे। और दूसरे कि व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम नबील, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज भी करता हूँ और मेरे पास बहुत अबंडेंट जो है ना इसके बारे में पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं। सही है। लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि सोशल एम्बेरसमेंट की वजह से लोग अक्सर जो है थोड़ा सा या तो लेट प्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे जैसे हमारा इन्फॉर्मेटिव सेशन है इस तरह की मैं और भी वीडियोस रील्स वगैरह इसके बारे में बनाता हूँ, तो वहाँ से देख के बहुत लोग अट्रैक्ट होके और फिर फाइनली वो मेरे पास पहुँचते हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। सही। तो अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम डॉक्टर AR कुरैशी है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने अपना FCPS प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से किया हुआ है। सही। और अभी IOS और इसके साथ मेरा पर्सनल क्लिनिक भी है और भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैं क्लिनिक्स करता हूँ और प्लास्टिक सर्जरी खास करके कॉस्मेटिक सर्जरी में मैं डील करता हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि गायनेकोमेस्टिया बेसिकली है क्या? अगर ऐसे आसान लफ्जों में हम बताएं, समझाना चाहें तो आप किस तरह समझाएंगे? नबील, गायनेकोमेस्टिया आप उसको वर्ड को ब्रेक करेंगे तो गायनेक का मतलब है फीमेल, मेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट। तो अगर मर्दों की ब्रेस्ट की शेप फीमेल की ब्रेस्ट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाए, अच्छा, ठीक है, फॉर एनी रीजन, तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। सही। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया। फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया 3 डिफरेंट एजेस में होता है। सही है। एक नियोनेटल स्टेज पे होता है, जब बच्चा 1 साल से कम उम्र का होता है तो तब उसके बॉडी के अंदर मैटरनल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसकी वजह से उसका ब्रेस्ट थोड़ा सा इनलार्ज होता है एट दैट पर्टिकुलर एज। फिर एक होता है एडोलेसेंस में, ठीक है, जब आप जवान हो रहे होते हैं तो वही आपकी 13 से 15 साल 16 साल वाली जो उम्र होती है तब भी फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया होता है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में हार्मोनल थोड़ा सा इनबैलेंस होता है। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, मेल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसके लड़के के जो बच्चा होता है उसके जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा उसमें ग्लैंड में ज्यादा होने के या कम होने के, कम तो नहीं ज्यादा होने के चांसेस हैं, और फिर वो खुद से रिग्रेस कर जाता है, खुद से ठीक हो जाता है, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। और एक आता है खुद से ठीक हो जाता है, वो 6 महीने से लेके 24 मंथ्स, 6 to 24 मंथ्स के अंदर, क्योंकि आपके वो जो हार्मोन है वो सर्ज होता है और फिर वो दोबारा से जब नॉर्मल हो जाता है तो गायनेकोमेस्टिया भी ठीक हो जाता है, जो कि फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया होगा। इस वाले फेज में हमें कंसर्न डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो दैट इज नॉर्मल। वो आप जब घर में कोई इस तरह का कोई होता है तो ऑफ कोर्स आपके फादर से या अगर आपने बड़े भाई से डिस्कस किया होता है उस टाइम पे, तो क्योंकि बिकॉज तकरीबन सबके साथ ही ये एट दैट पर्टिकुलर एज होता है इशू, तो वो तो ठीक है। अच्छा, एक होता है सेनाइल गायनेकोमेस्टिया, जो कि आप जब मिड 50s 60s की उम्र में आ जाते हैं तब भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैट, तो तब भी एक गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, दैट इज आफ्टर 50s and 60s। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, व्हिच इज पैथोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो अगर आपका जो मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंट एज में, ठीक है, 13 से 15-16 साल की उम्र में अगर इस तरह का इशू होता है और वो रिजॉल्व हो जाता है, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। लेकिन अगर वो मसला चलता आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो कि अक्सर औकात हमारे जो पेशेंट्स हैं वो यही यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे ना, ठीक है, तो वो अगर आपके 60s क्रॉस कर लिया आपने, 70s 80s
उसमें आ गए 17 में आ गए 17 18 में आ गए, टीनेज आपने क्रॉस कर लिए, तब भी आपका ये इशू है वो बढ़ता जा रहा है या फिर वैसा का वैसा है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो अब टिपिकल पैथोलॉजिकल गायनोकोमेस्टिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास बच्चे अक्सर आफ्टर 20s प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अर्ली 20s में, मिड 20s में प्रेजेंट करते हैं विद द गायनोकोमेस्टिया। अब जो पैथोलॉजिकल गायनोकोमेस्टिया है, बिफोर यू क्वेश्चन, मैं पहले ही उसको बता देता हूँ कि इसके रीजंस क्या हैं, उसकी क्या वजूहत हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अक्सर हमारे पास जो जिम पे जाते हुए बच्चे हैं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ टीनेजर्स की, ठीक है, उनमें ये मसला होता है, प्रॉब्लम। अच्छा, जिम जाने से नहीं, बेसिकली जिम में जब आप जाते हैं, अनप्रोफेशनल लोग अक्सर आपको जिम में कोई आपका जो जिम मास्टर है वो मिल जाता है या कुछ, या विदाउट ट्रेनिंग आप एक्सरसाइज करते हैं। ट्रेनिंग के अलावा भी मैं अभी जो बात करने लगा हूँ वो स्टेरॉइड्स का लेना। जो प्रोटीन शेक्स के नाम पे या डिफरेंट तरीकों से वो आपका मसल बल्क इमीडिएटली बढ़ाने के लिए आपको स्टेरॉइड्स दे देते हैं वेरी अर्ली स्टेज पे। ठीक है, तो उससे ये होता है कि बहुत क्विकली आपका जो ग्लैंड है ब्रेस्ट का, ठीक है, वो इनलार्ज होता है साइज में। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में कम है, दो दिस प्रॉब्लम, बाहर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन है पाकिस्तान में भी। तो एक तो जो उसका स्टेरॉइड की वजह से जो जिम जाते हुए जो बच्चे हैं अगर वो लेते हैं तो उसकी वजह से ये इशू हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन लेवल का ज्यादा होना, अगर वो कंटिन्यूड रहता है फॉर सम रीजन, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपके बॉडी में अगर ये जो अक्सर हम पोल्ट्री जो चिकन खाते हैं, ठीक है, उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बहुत सी डाइटरी चीजें हैं जिसकी वजह से भी ये हो सकता है, खास करके ये पोल्ट्री जो हम यूज करते हैं, चिकन, पोल्ट्री चिकन। अच्छा, उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, उसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह की अद्वियात हैं, जैसे एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, उसका भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, अच्छा, इन सब के अलावा कुछ खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी को कोई ट्यूमर है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, ठीक है, उसमें गायनोकोमेस्टिया होने के चांसेस हैं, और भी आपके एड्रिनल ट्यूमर वगैरह में भी होने के चांसेस हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है और इतने कॉमन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए हम जब फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तकरीबन जो पैथोलॉजिकल कॉजेज। इसके अलावा अगर इन सब में से कोई भी कॉज नहीं है और बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता है विद द गायनोकोमेस्टिया, तो उसका मतलब है इट इज इडियोपैथिक गायनोकोमेस्टिया। इडियोपैथिक मेडिकली उसको कहा जाता है जिसकी कोई वजह हमें ना मिले। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ब्रॉडली सारी वजूहत बता दी कि ये मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया हो सकता है पेशेंट में, लेकिन अगर इनमें से कोई भी वजह नहीं है, डॉक्टर को नहीं मिलती हिस्ट्री में, तो दैट मीन इट इज इडियोपैथिक गायनोकोमेस्टिया, बगैर किसी वजह के गायनोकोमेस्टिया अगर हो जाए। जी सही। तो जो इडियोपैथिक गायनोकोमेस्टिया है, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? यस। अच्छा नबील, बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा जो कि है इससे रिलेटेड, जो आपका डिप्रेशन में पेशेंट्स चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं लिटरली, और वो इसके बारे में घर वालों से नहीं डिस्कस कर पाते हैं, सोशली बहुत एम्बेरस फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। ठीक है, आप किसी पब्लिक प्लेस में अगर जाते हैं, आप बीच पे जाते हैं, आप किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस तरह के इन सारी चीजों की वजह से, प्लस में ये एज भी ऐसी होती है, इसमें आप कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहनना चाहते हैं, आप टी शर्ट्स पहनना चाहते हैं, हाई नेक वो पहना, जो भी आप पहनेंगे उसमें आपका जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से, और फिर बच्चे अक्सर घर वालों से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है ना वो डिस्कस करना इतना कंफर्टेबल नहीं होता घर वालों के साथ। तो क्योंकि वो घर वालों के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, किसी दोस्त के साथ भी, प्लस में बहुत से बच्चे जो है हमारे पास वो प्रेजेंट करते हैं, उनको स्कूल में या कॉलेज में उनको बुली किया जाता है, ये बुली किया जाता है। तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली वो जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हमारे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबा इशू हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखें, गायनोकोमेस्टिया क्योंकि बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, तो इसके बारे में लोग अवेयर भी बहुत कम है, और वो जो टोटके हैं और जो स्पैम्स हैं जो कि मार्केट में चलते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं।
क्योंकि लोग अक्सर सर्जरी का नाम सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सर्जरी में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा एक अच्छा, मैं ये जो आपको आप टोटके स्पैम वगैरह बता रहे हैं, आई वांट कि इसके बारे में थोड़ा बताना कि लोग इसके जाने। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक तो जो होम्योपैथिक साइड की जो एक मार्केट है Yeah, exactly. वो टारगेट करती है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है, कि होम्योपैथिक में आपको किसी तरह की कोई भी वो ड्रॉप्स की सूरत में दे देते हैं चीजें और वो आपसे कहते हैं कि आप ये इंटेक करें उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा जो बहुत स्पैम मार्केट में चलता है वो टॉपिकल लगाने वाली क्रीम्स फॉर्म में या लोशन के हाँ, जो फॉर्म में creams वगैरह आती हैं, चीजें दी yeah, जाती exactly. हैं कि आप ये यूज कर रहे हैं, इससे आपके जो ग्लैंड का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, आपका गायनोकोमेस्टिया खत्म हो जाएगा। ये टोटली स्पैम है, ठीक है। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपका जो ग्लैंड है वो जब हाइपरट्रॉफी हो जाता है, एक दफा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो वो फिर किसी क्रीम से किसी लोशन से श्रिंक नहीं होगा, वो स्टोन हार्ड हो जाता है। उसको अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि हम उसको सर्जिकली निकालें। अच्छा अब हम थोड़ा सा एलैबोरेटिवली मैं आपको बता देता हूँ कि गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी होती किस तरह से है। बहुत सिंपल सर्जरी है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी हो जाती है। डे केयर प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थेसिया में भी किया जा सकता है, ठीक है, जो कि 50 to 60% ऑफ पेशेंट्स प्रेफर करते हैं सुन करके हम उसको करें लोकल एनेस्थेसिया मींस। और जनरल एनेस्थेसिया मतलब पूरी बेहोशी में भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों कंडीशंस में आपका कोई लॉन्ग स्टे नहीं होता हॉस्पिटल का, आप उसी दिन पे आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और आप कंफर्टेबली जाके नेक्स्ट डे से अपनी ऑफिस वर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई फील्ड वर्क नहीं है, बहुत कोई अग्रेसिव वर्क आपका नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप फ्रॉम द सेकंड डे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरना अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एथलेटिक्स पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। अगर आप 3 से 4 किलो 5 किलो वेट आप लिफ्ट करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज अगर आप एथलेटिक हैं, आप जिम करते हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप 4 वीक्स के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिम आप जा सकते हैं, आप वहां पे कार्डियो कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वहां पे हीलिंग हो रही है। आफ्टर 4 वीक्स प्रॉपर जिम कर सकते हैं। ये कब कार्डियो कब कर सकते हैं? कार्डियो तो आप फ्रॉम द नेक्स्ट 3-4 डेज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट 3-4 डेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं कार्डियो, नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ अबाउट सर्जरी। सर्जरी में व्हाट वी डू, लोकल एनेस्थेसिया का पहले बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने सुबह 10 बजे का टाइम रखा हुआ है सर्जरी का। आप आधा घंटा पहले पहुंचते हैं, आपका पेपर वर्क वगैरह हो जाता है, उसके बाद हम आपको मूव करते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में पहले हम आपको माइल्ड सेडेशन देते हैं। सेडेशन कहा जाता है हल्की सी आपको नींद आना लग जाती है, बेसिकली तो वो मिडाजोलाम और पेन किलर्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। उसी ड्यूरेशन में हम आपका जो ब्रेस्ट वाला एरिया है उसको लोकल एनेस्थेसिया उसमें इन्फिल्ट्रेट करके उस एरिया को सुन कर देते हैं। सुन करने के बाद फिर हार्डली आपको पता लगता है कि आपकी सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम पहले लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन के लिए 2 बिल्कुल पेन का जो निब है, जो आगे होल होता है उसके बराबर सा होल होता है, जिससे कैनुलेशन करके हम लाइपोसक करके पहले तो आपका जो शेप है और जो एक्सेस फेट है उसको हम स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। सही है। उसके बाद फिर आपका जो ग्लैंड है उसके लिए आपका जो निपल का एरिया है, एरेला जिसको कहते हैं, जो कि ब्राउनिश कलर है, और जो आपकी नॉर्मल स्किन है, दोनों के बीच में बिल्कुल हम एक कट देते हैं, ठीक है, और वहीं से पुल ऑफ करके ग्लैंड को हम एक्सरसाइज कर देते हैं। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो स्कार है वो कंसील हो जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो जो ब्राउनिश स्किन है और जो नॉर्मल स्किन है बिल्कुल उसके बॉर्डर पे कट है, सही, और वो छोटा सा कट होता है, तो वो लॉन्ग टर्म में, और वहां पे की जो स्किन है वो भी थोड़ी सी रफ स्किन होती है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में उसका कोई स्कार नहीं आता। इसीलिए गायनोकोमेस्टिया को स्कारलेस सर्जरी कहा जाता है अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं। अच्छा ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं। हाँ बेसिकली थोड़ा सा बहुत दफा जो डॉक्टर सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरा डोमेन है कॉस्मेटिक सर्जरी, सही है, ठीक है। अब मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखता हूँ, ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी को, कॉस्मेटिक सर्जरी को मिलीमीटर सर्जरी कहा जाता है, कि हम मिलीमीटर माइक्रोमीटर्स में मेजर कर रहे होते हैं चीजों को, बारीकी में देख रहे होते हैं, सही। तो हम जब भी किसी भी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, हम उसमें हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि इसका स्कार कैसा आएगा, इसका निशान कैसा आएगा, इसमें कोई एसिमेट्री तो नहीं होगी आफ्टर सर्जरी इम्पैक्ट। हाँ आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो दैट इज
हाउ मैं सिंपली आपको इसी तरीके से बता सकता हूँ कि इट इज़ मिलीमीटर सर्जरी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो उसमें आपकी डॉक्टर सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरा डोमेन है गायनोकोमेस्टिया सर्जरी, तो जितना अच्छे तरीके से मैं मतलब प्लास्टिक सर्जन करेगा, उतना अच्छे तरीके से शायद कोई और सर्जन नहीं करेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसका डोमेन है। जैसे अगर मैं जनरल सर्जन की बात करूं, तो जनरल सर्जन आपका गायनोकोमेस्टिया सर्जरी कर तो देगा, लेकिन जैसे मैं आपका इंटेस्टाइनल सर्जरी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन करने के लिए तो कर सकता हूँ, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता हूँ। तो दैट इज हाउ इट इज। इसलिए डॉक्टर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैक टू जो हम सर्जरी की बात कर रहे थे, तो उसके बाद आपका एक कंसील्ड सूचर होता है, ठीक है, जो कि स्किन के अंदर ही होता है, और वो हम 10 से 12 दिन पे निकाल देते हैं सूचर्स, और इमीडिएटली आपको हम एक थोड़ी सी कंप्रेसिव एक ड्रेसिंग होती है वो कर देते हैं, जो कि 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स के लिए होती है। वो ड्रेसिंग आप उसके बाद उतार के आप बाथ ले सकते हैं, ठीक है, वो जो वूंड वाला एरिया है, जख्म वाला, उसको आप वॉश कर सकते हैं, आप उस पर पॉलीफिक्स लगा के, एंड यू विल जस्ट वेयर अ कंप्रेशन गारमेंट। वेस्ट होती है खास तरह की, जो कि एक मेडिकेटेड कपड़े से बनी होती है, और वो जब आप पहनते हैं तो जो स्पेस बना है मसल और स्किन के बीच में, वो उसको आपस में जोड़ने में, हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है। कंप्रेशन वेस्ट आपके बाहर कपड़ों पे नजर नहीं आती, बनियान की तरह होती है, तो वो आप कंफर्टेबली अपने शर्ट के, टी शर्ट के, शलवार कमीज के अंदर पहन सकते हैं, और वो आप 3 से 6 महीने पहनते हैं। जितना आप कंफर्टेबली और जितना आप अच्छा टाइम उसको पहनेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उसका। 3 to 6 मंथ कंटिन्यूसली हमें वो, हाँ, क्योंकि वो बनियान की तरह होती है। आप अगर नाइट वेयर पहनते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, यूजुअली भी नहीं होता, उसका थोड़ा सा ब्रीदेबल कपड़ा होता है, तो पेशेंट्स को इशू नहीं होता, वो आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। सोते हुए पहन सकते हैं उतार? जी जी जी, बिल्कुल, आप 24 आवर्स आप पहन सकते हैं। आप जब बाथ लेते हैं तब आप उसको उतारते हैं, तब आपने वॉश के लिए भी उसको दे दिया, ड्राई होके आप फिर दोबारा उसको पहन। डॉक्टर साहब ने सर्जरी के हवाले से काफी डिटेल में बताया, तो उसकी रिकवरी के हवाले से भी बताएं जरा। वेरी गुड क्वेश्चन नबील, बिकॉज लोगों का बहुत कंसर्न होता है कि उनके रूटीन के हिसाब से कौन सा अच्छा टाइम होता है टू गो फॉर सर्जरी, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट जॉब जो है नेचर है। अच्छा, रिकवरी जो है गायनोकोमेस्टिया सर्जरी में बहुत स्मूथ है, ठीक है। आप अगर ऑफिस गोइंग हैं, आपका बैठने का काम है, ठीक है, आपका कोई बहुत अग्रेसिव काम नहीं है, तो आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप अपना वर्क प्लेस ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर एक दिन का आप छुट्टी लेके और उससे अगले दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इनिशियल रिकवरी है वो तकरीबन आई वुड से कि 5 to 7 डेज में हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक जो स्वेलिंग है, जो कोई ब्रूजिंग है या कोई हल्का फुल्का पेन है पोस्ट सर्जरी, तो बिल्कुल सेट हो जाता है। सही है। जब हम सूचर्स खोलते हैं तकरीबन आफ्टर 10 डेज, 12th डे पे या फिर 14th डे पे, उस टाइम तक तो ऑलमोस्ट आपका जो एक्सटर्नल रिकवरी वो हो जाती है। लेकिन जो इंटरनल जो हीलिंग है वो इट वुड टेक एटलीस्ट 4 वीक्स, क्योंकि इसीलिए हमने जो बात की थी कि आपका जो जिम्नाजियम है वो आप तकरीबन 1 महीने के बाद ज्वाइन करें, बिकॉज इनिशियल हीलिंग वहाँ पे इंटरनली होती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। इनिशियल रिकवरी वुड टेक अराउंड 5 to 7 डेज, एंड जो अच्छी वाली रिकवरी है एक्सटर्नल, वो 2 वीक्स में तकरीबन हो जाती है। एंड 4 वीक्स के बाद, मतलब 1 मंथ के बाद, आप प्रॉपर अपनी जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन द वर्क प्लेस फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी यू कैन ज्वाइन द ऑफिस वर्क, और अगर आपका थोड़ा सा अग्रेसिव काम है, बाइक पे आप बहुत ट्रेवल करते हैं, तो एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद आप वो रेस्ट पीरियड ले लें, उसके बाद आप ज्वाइन कर लें। बस है। अच्छा, एक सवाल और है, फॉर एग्जांपल कि हमने ये सर्जरी करवा ली, लाइक वी आर द गायनोकोमेस्टिया पेशेंट, तो ये सर्जरी के बाद दोबारा इसकी रिकरेंस तो नहीं होगी, लाइक दोबारा से तो नहीं हो जाएगा या अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नबील। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है रिकरेंस के बारे में, रिकरेंस के बारे में, कि अगर हम सर्जरी करा लेते हैं तो दोबारा कभी ज़िंदगी में ये मसला तो नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि देखें, नॉर्मली देयर इज़ ऑलमोस्ट नो चांस कि आपका दोबारा से रिकरेंस हो, लेकिन किन सिचुएशंस में हो सकती है? 2 सिचुएशंस में हो सकता है। एक तो अगर आपकी बॉडी में अचानक से चेंज आती है, चेंज इन टर्म्स ऑफ इधर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, जो कि हो सकता है, लेकिन बहुत
कम उसका चांस है। सही। या फिर बहुत थोड़े टाइम में आपकी बॉडी का में चेंज का मतलब है कि आपकी बॉडी का वेट जो है रेशियो वो बहुत बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे आपका 60 केजी वेट था और सही। फॉर सम रीजन 1 साल के बाद आपका वजन जो है या 6 महीने के बाद वो 80-85 की तरफ चला जाता लाइक है। डायरेक्ट तो वो गायनोकोमेस्टिया तो नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी में जो फेट है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सही। तो अगर बहुत छोटे टाइम में आपने बहुत ज्यादा वेट गेन किया है फॉर सम रीजन, तो वो जो फेट है आपके पेट पे भी कुछ जमा होगी, कुछ आपके Obviously. थाइस में जमा होगी, कुछ बटक्स पे होगी Exactly. और कुछ चेस्ट में होगी। तो वो गायनोकोमेस्टिया टिपिकल पैथोलॉजिकल गायनोकोमेस्टिया तो नहीं होगा, लेकिन वो सूडो गायनोकोमेस्टिया होगा। मतलब एबनॉर्मल फेट डिपोजिशन आप उसको समझ लें। दैट इज नॉट लाइक टिपिकल गायनोकोमेस्टिया जिसमें फेट डिपोजिशन भी होती है, लेकिन द इम्पोर्टेंट जो उसमें फैक्टर है वो है आपका ग्लैंड भी इनलार्ज होता है। सही है। तो रिकरेंस का नो चांस, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, एक्सेप्शनल केसेस हो गए ना एक्सेप्शनल केसेस है बेसिकली कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आपने बहुत क्विकली बहुत ज्यादा वेट गेन किया है। डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, ये जो गायनेकोमेस्टिया हम लोग सर्जरी अगर करवाते हैं तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के चांसेस तो नहीं होते? ओके अच्छा देखिए नबील, किसी भी सर्जरी में इवन आप अगर डेंटिस्ट के पास जाके और टूथ को एक्सट्रैक्ट कराते हैं उसमें भी देयर इज सम चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सही। आप कॉम्प्लिकेशन क्योंकि टर्म ऐसा है कॉम्प्लिकेशन, तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में कैटेगरीज होती हैं। सही। ठीक है, अब एक तो होते हैं बहुत माइन्यूट से कॉम्प्लिकेशन जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। सही। ठीक है, उसमें ब्लीडिंग हो गई मिसाल के सही। तौर पे, उसमें इन्फेक्शन हो गया। सही। ठीक है, उसमें और पेन हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सो देयर इज सम चांस, लेकिन वो कॉमन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं महीने के अंदर 100 सर्जरीज कर रहा हूँ, 100 ऑफ सर्जरीज, तो उसमें शायद 1-2 पेशेंट में हो सकता है। तो दैट इज ट्रू फॉर एनी सर्जरी। इवन आप अगर डेंटिस्ट के पास जाके टूथ एक्सट्रैक्शन कराते हैं उसमें भी इतना चांस होता है। सो कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग प्लास्टिक सर्जन, हम पेशेंट से कभी ये नहीं कहते कि नहीं इसमें तो हो ही नहीं सकता। किसी भी सर्जरी में हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हल्का फुल्का सा हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया 100 में से 1000 में से किसी एक को होगी तो ये रिकवर हो जाता है ये? ऑफ कोर्स नबील, और ये क्योंकि मैंने इनिशियली भी आपको बताया कि माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में। तो अगर मिसाल के तौर पे फॉर सम रीजन कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वुंड हीलिंग डिले हो जाती है नॉर्मल से, या फिर किसी कोई पेशेंट जो है वो ब्लड थिनर्स लेते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है, जैसे एस्पिरिन वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर हमें लगता है ठीक है इनिशियली कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो हम सेफ साइड पे एक ड्रेन प्लेसमेंट कर देते हैं फॉर 24 आवर्स। तो ऑफ कोर्स वो माइनर जो कॉम्प्लिकेशन लेकिन वो आप लोग रिकवर लाइक कवर अप कर लेते हैं ऑफ उसको ना। कोर्स। और फिर अगर खुदा ना खास्ता किसी की इम्यूनिटी कम है या कोई इन्फेक्शन किसी को लग भी जाता है, हमारी तो पूरी जो टेक्निक है वो प्रोफेशनल तरीके से होता है, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में, उसमें बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इट वुड टेक सम मोर टाइम, 3-4 दिन ज़्यादा लेगा, लेकिन वो हो जाता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से भी बात कर ली, रिकरेंस के बारे से हवाले से भी बात कर ली, तो आई वांट टू आस्क गायनेकोमेस्टिया में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? गायनेकोमेस्टिया में लाइक एनी सर्जरी, ठीक है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको एलैबोरेटिवली बता देता हूँ। ठीक है, एक तो कुछ पेशेंट्स में वैसे ही यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया होता है या फिर एसिमेट्रिकल गायनेकोमेस्टिया होता है। मतलब मिसाल के तौर पे किसी की एक साइड थोड़ी सी ज़्यादा एनलार्ज्ड है, दूसरी साइड उससे कम है। सही। तो हम कोशिश करते हैं उन दोनों को सिमेट्रिकल करने की। ठीक है, या फिर अगर आपका सिमेट्रिकल गायनेकोमेस्टिया भी है तो हम ऑपरेशन में पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको सिमेट्रिकल करें, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ सर्जरी और उस टाइम पे आप लेटे होते हैं, तो लेटे हुए आपके ब्रेस्ट का पोस्चर शेप अलग नज़र आता है, बैठे हुए अलग आता है, आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो अलग आता है, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी तो आप लेटे हुए हैं। उसमें ऑफ कोर्स हम अपने प्रोफेशनल आई के हिसाब से हम उसको सिमेट्रिकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर 100 में से किसी एक पेशेंट में एसिमेट्री रहती है 19-20 की, तो हम उसको सेकंड सेशन में थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का कोई उसमें वो वैसे ठीक भी हो जाता है खुद से भी 3 to 6 मंथ्स अगर थोड़ी बहुत एसिमेट्री है। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट को लगता है
तो हम उसको दोबारा से सिमेट्रिकल कर देते हैं। सही है। ऐसे ही एक और जो मसला है वो ये है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली इज नॉट स्टिल हैप्पी अबाउट द प्रॉब्लम। ये एकदम से चेंज जो होता है हाँ, वो तो face ये कर भी, और दिया। उसमें उसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, कुछ लोगों का नेचुरली एक थोड़ा सा एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका मसल बल्क होता है, कुछ लोग बिल्कुल लीन से होते हैं, ठीक है, और कुछ जो मैंने आपको खास करके बताया मिड 30s वाले, थोड़ा सा पेट भी आपका बड़ा हुआ है, लव हैंडल से बड़े हुए हैं, फैट आ बैक जाता है की हमारे फैट भी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनकी ना, क्योंकि बॉडी में उनके जो रेशो था उसके हिसाब से चेंज आ जाती है। एग्जैक्टली। तो उनको लगता है कि ये पेट तो हमारा वैसा का वैसा इतना बाहर निकला हुआ है मिसाल के तौर पे, और चेस्ट हमारी अंदर हो गई है, तो और बुरा लग रहा है फॉर सम रीजन। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब ये बॉडी डिस्मॉर्फिया ही है कि वो अपनी बॉडी से, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आए थे गायनेकोमेस्टिया के लिए, बाकी जो उनके रेशोज हैं बॉडी के वो उन्होंने उस टाइम पे नोटिस नहीं किए थे, लेकिन जब एक सडन चेंज आती है तो फिर शायद उसके बाद ये नोटिस करते हैं। रियलाइज करते हैं। ये उसका भी बहुत कम चांस है, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इस सच कोई मेरे जहन में नहीं आ रहा जो जिससे हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, यूजुअली नहीं होता। एक और है जिसको सॉसर डिफॉर्मिटी कहा जाता है, निपल की सॉसर डिफॉर्मिटी। सॉसर आपने देखी है जिसमें हम चाय पीते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर होता है सॉसर का वो थोड़ा सा पीछे डिप्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपका चेस्ट बाकी बिल्कुल फाइन और जो निपल का एरिया है वो अगर पीछे से रिट्रैक्ट कर जाए, पीछे पुल हो जाए, तो उसको सॉसर डिफॉर्मिटी कहा जाता है। वो भी अगर आप प्रॉपर टेक्निक से करते हैं, प्लस अगर पेशेंट हमारी बात मानता है, बिफोर सर्जरी हम उसे कहते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे फेट या फिर हल्का सा ग्लैंड छोड़ देते हैं निपल के पीछे, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल फ्लैट चेस्ट चाहिए, ठीक है, आप जो भी फेट है, जो भी ग्लैंड है वो सारा निकाल दें, तो फिर उसमें देयर इज माइन्यूट चांस ऑफ डेवलपिंग सॉसर डिफॉर्मिटी। उसके अलावा इसमें कोई साइड इफेक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ को लेके या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज करें या डाइट को अपनी बेहतर करें तो उससे गायनेकोमेस्टिया कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी विद दैट? नबील, बिल्कुल हमारे पास भी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सोशल मीडिया पे भी आते हैं, और प्लस में पेशेंट्स फिजिकली भी आके इस तरह के सवाल करते हैं। देखें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें आप अगर जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे गायनेकोमेस्टिया में कितना फ़र्क पड़ेगा? जो उसका फेट का कंटेंट है, बिकॉज गायनेकोमेस्टिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस फेट एंड हाइपरट्रोफिक ग्लैंड। जो उसका फेट का पार्ट है शायद उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन जो ग्लैंडुलर पार्ट है जो कि स्टोन हार्ड होता है, ठीक है, उससे आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कोई फर्क नहीं आएगा। सही है, क्योंकि फेट थोड़ा बहुत अगर कम हो भी जाता है तो, और ख़ास करके फेट भी कम नहीं होता, क्योंकि फेट वहाँ का जो होता है आपके गायनेकोमेस्टिया वाले पार्ट का, वो थोड़ा सा टफ और हार्ड हो जाता है ग्लैंड की तरह, ठीक है, तो वो डाइटरी मॉडिफिकेशन से यूजुअली नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उससे आपकी चेस्ट की शेप उस तरह की मैस्कुलाइन शेप नहीं आएगी। तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। अल्टीमेटली आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, और आप थोड़ा बहुत चेक कम कर लें, लेकिन वो प्रॉपर मैस्कुलाइन शेप नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से पहले कोई टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है? ये सवाल भी हमसे लोग करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जो गायनेकोमेस्टिया है उसकी जो डायग्नोसिस है वो मेनली क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है कि पेशेंट को जब डॉक्टर एग्जामिन करता है प्रॉपर तरीके से, तो वहीं पे वो डायग्नोसिस बनाता है कि ये गायनेकोमेस्टिया ही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में फॉर द कंफर्मेशन, या फिर अगर उनको कोई इस तरह की कंप्लेन होती है जो कि नॉर्मली गायनेकोमेस्टिया में नहीं होती, लाइक पेन, यूजुअली पेन गायनेकोमेस्टिया में नहीं होता, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में हो रहा है या फिर ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई है, कुछ ऐसी चीज़ों में फिर हम सेफ साइड पे वी गो फॉर अल्ट्रासाउंड ओनली, ठीक है, हम उस एरिया का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, या फिर कभी अल्ट्रासाउंड में खुदा न खास्ता कोई हमें मिल जाती कोई ऐसी चीज़ जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो वो हम करा लेते हैं। आफ्टर सर्जरी जो आपका ग्लैंड निकलता है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल ग्लैंड की तरह लगता है, अगेन हम पेशेंट को वो दे देते हैं एक जार में कि अगर वो उसकी बायोप्सी कराना चाहता है, सेफ साइड वो बायोप्सी भी करा सकता है। उसके अलावा
जो नॉर्मल आपके फॉर एनी सर्जरी आपको टेस्ट कराने होते हैं, अगर आप सुन करके कराना चाहते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, तो एक तो सीबीसी का टेस्ट होता है और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी और सी का। सही। ये आपने 2 कराने होते हैं। अगर आप पूरी बेहोशी में कराना चाहते हैं तो फिर उसका वर्कअप होता है, उसमें सीबीसी है, आरएफटीज है, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, उसमें चेस्ट एक्सरे होता है अगर आपको कोई कॉफ वगैरह की कोई हिस्ट्री है, या फिर अगर आप आफ्टर 50 प्रेजेंट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसमें ईसीजी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर, एंड अगेन हेपेटाइटिस बीसी का टेस्ट, और या फिर कुछ ये ईसीजी और एक्सरे वगैरह, वो अगर आप पूरी बेहोशी में कराना चाहते हैं तब। लाइक प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं एक तरह हाँ, से। तो वो आपका वर्कअप हो जाता है ऑन द नेक्स्ट 2 डेज, और फिर आप यू कैन प्लान फॉर सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव लाइक सेशन रखा है आज का, और जो लोग गायनेकोमेस्टिया के हवाले से कंसर्न हैं डेफिनेटली उनके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो लोग परेशान हैं, जो साइकोलॉजिकली जो फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली डॉक्टर साहब इज़ हेयर टू हेल्प यू गाइस। आप कुछ मैसेज देना जी। चाहेंगे इस हवाले से? जी नबील, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इसके अफेक्टीज हैं, ठीक है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो देखें इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, और हमारे पास क्योंकि जब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो बहुत एक नंबर है पेशेंट्स का जो कि इससे जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ही यही है कि अक्सर हमारे पास पेशेंट आने से कतराते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं ये तो क्या ही इशू है, मैं कैसे जाके डॉक्टर को बताऊं, कैसे डिस्कस करूं, घर वालों को कैसे बताऊं, भाई को या किसी को भी फ्रेंड को कैसे बताऊं। तो जो आपका सोशल बुली होना है, आपका सोशल एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपका लो कॉन्फिडेंस फील करना है, आपका डिप्रेशन है, इस सबसे बेहतर है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें। वो आपको आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से बता देता है कि ये इशू है और इसका ये सोल्यूशन है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो बजाय कि आप साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में चले जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप और तरह के इश्यूज में चले जाएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास टाइम से प्रेजेंट करें। आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कराएं हमसे, आके ओला डॉक के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप फिजिकली आके कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो इशू है इसको इजी तरीके से सॉल्व किया जाए। सही। अगर आपको हमने कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप डीएम भी कर सकते हैं। आप जब अपॉइंटमेंट लेना हो मैसेज करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो होपफुली अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी और डिफरेंट टॉपिक के साथ, जो कि ऑब्वियसली जो हमारा कंसर्न होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जो डिस्कस करना किसी और ऐसे ही टॉपिक के लिए जिसके बारे में अक्सर आप लोग जानना चाहते हैं, एजुकेशन नहीं है और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इंशाल्लाह जरूर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।